डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद अंकिता मैम पर। देखिए, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के पेपर पर। सबसे पहले मैं उन बच्चों से बात करना चाहूँगी जो एग्ज़ाम को लेकर थोड़े घबराए हुए हैं कि एमएससी का पेपर है, पहली बार दे रहे हैं, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, किस तरह इंग्लिश में अचानक हिंदी मीडियम से हम इंग्लिश में कैसे पेपर को समझेंगे, क्या कुछ सिस्टम रहेगा। तो उनसे मैं बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले बिल्कुल भी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसा पेपर कतई नहीं आता जो आपके समझ से बाहर हो, क्योंकि पेपर का जो सिस्टम रहने वाला है बच्चों, वो ऐसा सिस्टम है कि इस बार कोविड का समय रहा है और जो एग्ज़ाम पेपर बन रहा है वो कोविड को देखकर बनेगा। 1.5 घंटे में, देखिए, आपको 1.5 घंटे में पेपर करना है तो इतना कोई मैटर नहीं दिया जाएगा जो आप 1.5 घंटे में ना कर सकें। और दूसरी बात, मैम हम करेंगे कैसे 1.5 घंटे में? हमने पूर्व में पता नहीं क्लासेस नहीं मिली थी, हमने सिलेबस को भी नहीं इतना देखा था। तो सबसे पहले तो इस घबराहट को अपने दिमाग से निकाल दें। आपने बीएससी के अंदर कुछ ना कुछ जूलॉजी को तो पढ़ा होगा। मैं मानती हूँ याद नहीं रहता, लेकिन कुछ ना कुछ तो याद रहा होगा। जूलॉजी से रिलेटेड आपके बुक्स के नाम तो याद रहे होंगे। तो भी आपको कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब की बार पेपर में आपको चॉइस मिलने वाली है। पेपर करने के लिए आपको चॉइस मिलने वाली है, जिसमें आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आप इंटर चॉइस से कर सकते हो, छोड़ के कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो समय है वो पढ़ने का है और सीखने का है। 2 दिन के अंदर मैं कहती हूँ ऐसी तैयारी हो सकती है जिसके अंदर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। हालांकि अभी तो हमारे पास समय है काफ़ी। तो ये घबराहट दिमाग से निकाल दीजिए। फिर भी किसी बच्चे के अगर किसी भी प्रकार की घबराहट होती है एग्ज़ाम को लेकर, तो आप मुझसे बेझिझक कोई भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। जूलॉजी से रिलेटेड हम आपकी समस्या को सोल्व करने के लिए हमेशा यहाँ पर तैयार हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले पेपर पर, जो आपका इनवर्टिब्रेट्स पर रहने वाला है। स्टूडेंट, इससे समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है। देखिए, इनवर्टिब्रेट्स ऐसे प्राणियों को कहा जाता है जिनके अंदर नोटोकॉर्ड्स नहीं पाई जाती, पृष्ठरज्जु नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बीएससी फर्स्ट ईयर की जो किताब होती है इन्वर्टिब्रेट, लोअर इन्वर्टिब्रेट और हायर इन्वर्टिब्रेट, वो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि आपको एमएससी के हिसाब से लोग सजेस्ट करेंगे कि आप कोटपाल पढ़ो। बिल्कुल कोटपाल पढ़नी चाहिए, लेकिन कोटपाल पढ़ने के लिए आपके पास पर्याप्त समय भी तो होना चाहिए। अब ऐसा समय नहीं है कि हम कोटपाल से इतना मैटर पढ़ सके, लेकिन कुछ मैटर ऐसा है जो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की किताब से नहीं मिलेगा। वहाँ मैं कहती हूँ कोटपाल की सहायता लें। अन्यथा अगर जो बीएससी फर्स्ट ईयर की जो किताब की भाषा आपने पढ़ रखी है वो समझ में आ रही है तो वहीं से पढ़ें। और दूसरी चीज़, बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है कि इंग्लिश में करें या हिंदी में करें। कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइन को हिंदी, प्रॉपर हिंदी में भी लिख सकते हो। अगर कोई चीज़ आपको बीच में इंग्लिश में आ रही है तो भी लिख सकते हो। यहाँ मास्टर्स में आकर या बीएससी में, बैचलर्स में आके मीडियम मायने नहीं रखता, आपका उत्तर मायने रखता है आप क्या लिख रहे हो। बात सही है, वो सही है, चाहे कोई से भी मीडियम में लिखो, आप हिंदी या इंग्लिश में। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप इनवर्टिब्रेट्स के जो फाइलम होते हैं बच्चों, टोटल फाइलम जो है वैसे तो 10 होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स के टोटल फाइलम कितने होते हैं? 10 होते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला है, जो हेमिकोर्डेटा है, लास्ट वाला कौन सा है? हेमिकोर्डेटा। बच्चों, ये आधा कोर्डेट होता है। इसकी जो बक्कल कैविटी की छत पर नोटोकॉर्ड के समान संरचना का निर्माण शुरू हो जाता है, इस कारण इसको आधा कोर्डेट कहा गया। हाइमेन ने इसको पृथक कर दिया था, है से हेमिकोर्डेटा और है से हाइमेन। हाइमेन ने इसको अलग ही कर दिया था, इस कारण हेमिकोर्डेटा को हम इनवर्टिब्रेट से अलग पढ़ते हैं। तो हमारे पास बचे कितने बच्चों? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचे 9 फाइलम, यानी कि हमारे पास 9 फाइलम बचे हुए हैं। हमें 9 फाइलम का जिक्र याद करना है। 9 फाइलम में प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक के फाइलम आएंगे। शब्दों पे गौर कीजिएगा, प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक के संग आएंगे। आपको सभी के लक्षण याद करने हैं। सिलेबस बाद की बात है, सिलेबस बाद उठाना, पहले सभी के लक्षण याद कर लो कि क्या क्या प्रोटोजोआ होते हैं, कौन से पोरिफेरा होते हैं, कौन से सिलेंट्रेंट्स होते हैं, कौन से प्लेटी एल्मेंथीज होते हैं, क्या इनके लक्षण होते हैं। आपको लगेगा कि मैडम कहाँ बात कर रही है, लेकिन बिल्कुल इन्हीं से आपका पेपर हो पाएगा। ठीक है,
अब लक्षण याद करने के बाद में बच्चों इनका क्लासिफिकेशन हमें देख लेना है। क्लासिफिकेशन अगर हार्ड लगता है किसी बच्चे को तो हमारे इसी चैनल पर आपको बीएससी की क्लासेस का एक ग्रुप प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें क्लासिफिकेशन सरल भाषा में करवाए हुए हैं। वहाँ से आप इसको क्या है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब अगर हम आगे चलें, अब हम याद करें बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के सिलेबस को। सिलेबस के अंदर देखें तो पहली यूनिट हमारी है वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स पर। देखिए यहाँ पर ए स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, उनके फीचर्स के साथ और उनके एग्जाम्पल्स के साथ। तो हमें क्या करना है, इनके एग्जाम्पल्स देखने हैं और इनके फीचर्स देखने हैं। फीचर्स का मतलब होता है लक्षण, और एग्जाम्पल्स आप समझते हो जैसे पोरीफेरा में साइकोन आता है, स्पंज आता है, इनको देखना है। और बेसिक क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे जीवों को हमने प्रोटोजोआ, मेटाजोआ इसके आधार पर बांटा है। प्रोटोजोआ को प्रिमिटिव जीव आते हैं, मेटाजोआ में मल्टी सेलुलर जीव आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के तरीके को हमने कवर कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक क्लासिफिकेशन होता है कि जीवों को किस आधार पर बांटा गया, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, ठीक है, यूमेटोजोआ, सिलोम के आधार पर, वो सब चीज़ें हमें क्या है देख लेनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, ये मैटर हमें देख लेना है। टैक्सोनॉमी वाला भी आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक में मिल जाएगा, और ये चीज़ भी कुछ भी नहीं है, सभी के क्लासिफिकेशंस और वो है। ठीक है, अब है मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की क्या मेथड है, ये टैक्सोनॉमी की है, ये आपको मिल जाएगी। इसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स के आधार पर कैसे बांटते हैं वो चीज़ें। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ये यूनिट टैक्सोनॉमी पर है, प्लस जनरल क्लासिफिकेशन के जो रूल है उसके ऊपर है। प्लस आपको यहाँ पर देखना है साइटोटैक्सोनॉमी, इंपॉर्टेंस ऑफ साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में जो जेनेटिक्स है और साइटोलॉजी के बारे में ये यूनिट है। तो मेनली पहली यूनिट बहुत ही आसान है, कोई भी इसमें ऐसा मैटर नहीं है। आप ज़्यादा नहीं कर पाते तो ऊपर ऊपर वाले 3 पॉइंट कर लेंगे तो भी आपका हो जाएगा। इससे आगे अगर हम बढ़ें बच्चों सेकंड यूनिट की तरफ, तो सेकंड में देखिए आप कि क्राइटेरिया द फाइलोजेनेटिक इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इनवर्टिब्रेट फाइला, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स के जो फाइलम है, इनवर्टिब्रेट की जो फाइलम है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहते हैं। प्रोटोजोआ से पोरीफेरा बने, फिर क्या चेंजेस आए, पोरीफेरा से सिलेंट्रेंट्स बने, उनमें क्या परिवर्तन आया, प्लेटीहेल्मिन्थीज बने तो क्या परिवर्तन आया। तो वो चीज़ें हमें इसके अंदर देख लेनी है, यानी कि करेक्टर पढ़ोगे तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट में बात करें ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलरिटी, यानी कि बहुकोशिकीय जीवों का विकास कहाँ से हुआ। प्रोटोजोआ के बाद में पोरीफेरा से क्या हो गया, बहुकोशिकीय जीवों का विकास हो गया। अब ओरिजिन ऑफ रेडिएटा, रेडिएटा मतलब क्या होता है, जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जिसको हम बीच में से गुजरती हुई रेखा के द्वारा 2 बराबर भागों में नहीं काट सकते, तो उसमें मेनली सिलेंट्रेंट्स आते हैं। ठीक है, तो इनका ओरिजिन पढ़ लेना है। अब सिलेंट्रेंट का ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा, पोरीफेरा से हुआ होगा। ये बातें हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये चीज़ें। नेक्स्ट देखो ओरिजिन ऑफ बाइलेटेरल फ्रॉम रेडिएटा, रेडिएटा से बाइलेटरल कैसे बने। यहाँ पर देखो ये रेडिएटा थे, रेडिएटा से द्विपार्श्व सममिति आई, द्विपार्श्व जो बीच में से बराबर 2 भागों में कट सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेनुला लार्वा, प्लेनुला लार्वा जो होता है सिलेंट्रेट का होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये बराबर 2 भागों में कटने लग गया था या नहीं कटने लग गया था, ये चीज़ें हमें देखनी है। फिर है रिंकोसिफेला के कैरेक्टर्स देखने हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो शब्द दिख रहे हैं ना, आप उस शब्द को उठाओ और उस शब्द के कैरेक्टर्स पढ़ लो, उस शब्द के बारे में पढ़ लो, आपकी यूनिट हो जाएगी। प्रॉपर जिस नाम से ये पर्सन जो आपको सिलेबस दिया गया है ना, वैसे टॉपिक नहीं मिलेंगे। जितना आपको नॉलेज मिल रहा है वहाँ से, आप कहीं से भी मिल रहा हो, कोई सी भी बुक से, कोई से भी यूट्यूब से, वहाँ से आप उठाओ और उसको कवर कर लो। अब ये देखो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, इनमें क्या रिलेशनशिप है, मेनली क्या है, करेक्टर याद करोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके कवर हो जाएंगे। आपको लगेगा मैं आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन दोबारा मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन समय के अभाव के कारण एक बार मैं आपको बेसिक पढ़ने के तरीके की बात कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिल्टर फीडिंग इन हायर इन्वर्टिब्रेट्स, हायर इन्वर्टिब्रेट्स में फिल्टर फीडिंग कैसे होती है। अब देखिए फिल्टर फीडिंग का मतलब क्या हो, छान कर भोज्य पदार्थों को अंदर लेकर जाना। अब मोलस्का के जीव है, ठीक है, मुलिश शब्द से मोलस्का बना है, मुलिश का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी वाले।
अब उनके अंदर हायर इन्वर्टिब्रेट्स कहाँ से शुरू होते हैं? एनेलिडा से शुरू होते हैं। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सारे हायर इन्वर्टिब्रेट्स हैं। अब इनके अंदर फिल्टर फीडिंग कैसे है, तो वो चीज़ हमें देख लेनी है। ये फिल्टर फीडिंग पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो आप देखते हैं, मैसेज कर देना, हम अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फीडिंग मैकेनिज्म इन इंसेक्ट एंड इकाइनोडर्मेट्स। अब क्या करना है, फर्स्ट ईयर वाली बुक है ना, उसके अंदर इंसेक्ट का यानी कि कोई भी एक कीट उठाना है, जैसे आर्थ्रोपोडा का कोई कीट उठा लिया, अब उसके अंदर फीडिंग मैकेनिज्म कैसे होती है, भोजन कैसे इनटेक करता है, वो देख लेना है। अब इकाइनोडर्मेटा में बच्चों एक तंत्र होता है जिसको कहा जाता है बीथी तंत्र या एक स्पेशल नाल तंत्र। एक तो पोरीफेरा में होता है नाल तंत्र, और एक होता है इनके अंदर जिसको बीथी तंत्र कहा जाता है, ठीक है। बीथी तंत्र वो आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम टाइप का होता है, वो पढ़ना है इकाइनोडर्मेटा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इकाइनोडर्मेटा। स्टार फिश के अंदर ये पाया जाता है, वो आप कवर कर लेना। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, लो रेस्पिरेशन देखना है किसमें, लोअर इन्वर्टिब्रेट में। अब प्रोटोजोआ में क्या होता है, रेस्पिरेशन जनरली क्या होता है, इसके शरीर सतह के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के थ्रू, विसरण के द्वारा। नेक्स्ट, हायर इन्वर्टिब्रेट्स में गिल्स पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, ट्रैकिया पाए जाते हैं, इनसे कैसे रेस्पिरेशन होता है वो चीज़ हमें देखनी है। यानी कि आप सेकंड थर्ड यूनिट में एक तो फिल्टर फीडिंग देख लेंगे, दूसरा रेस्पिरेशन देख लेंगे, और तीसरा इकाइनोडर्मेटा और इंसेक्ट के अंदर आहार नाल का सिस्टम देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। चौथी की तरफ बढ़ेंगे, तीसरी अभी चल रही है, ठीक है। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बच्चों कैसे प्रासरण नियमन होता है, ये आप पढ़ लेना, कोई भी समुद्री जीव के अंदर पढ़ लेना, या पैरामीशियम के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर की किताब के अंदर है, वहाँ से पढ़ लेना कि बहुत सारा पानी के अंदर ही जीव रहते हैं। अगर लगातार ओस्मोसिस के थ्रू पानी शरीर के अंदर चला जाएगा तो शरीर तो फूल कर फट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ओस्मो रेगुलेशन पाया जाता है। ये बिल्कुल बीएससी फर्स्ट ईयर की किताब में है, पैरामीशियम के अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कर लेना इसको। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन। अब प्राणी एक्सक्रीशन के आधार पर जो इन्वर्टिब्रेट्स है उसमें कैसे कैसे जीव हैं और क्या क्या उत्सर्जन करते हैं, वहाँ से आप, मैं ये बता रही हूँ ना, फर्स्ट ईयर की किताब पढ़ोगे ना तो ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जीवों के एक्सक्रीशन सिस्टम है वहाँ पर। एक एक संघ का आप करेक्टर पढ़ोगे ना तो वहाँ से एक्सक्रीशन सिस्टम को भी क्लियर करते जाओगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चौथी यूनिट की तरफ, देख लीजिए चौथी यूनिट भी क्या है, यही चीज़ आ रही है अपने सामने, कोई नई चीज़ नहीं आ रही। देखो रिप्रोडक्शन आ रहा है, रिसेप्टर सिस्टम आ रहा है, हर जीव का रिसेप्टर सिस्टम बीएससी फर्स्ट ईयर की किताब में दिया हुआ है। सिलेंट्रेट्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इन सब का नर्वस सिस्टम बिल्कुल बीएससी फर्स्ट ईयर की किताब में है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ें वहीं मिल जाएगी। और इन सभी जीवों की लार्वा की फॉर्म भी है, तो ये लार्वा की जो फॉर्म है वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं पांचवी यूनिट की तरफ, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पैरासिटिज्म। परजीवी, परजीवी अनुकूलता जो है वो सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलती है प्लेटीहेल्मिन्थेस में मिलती है, तो वहाँ से ये बीएससी फर्स्ट ईयर की चौथी यूनिट का टॉपिक है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स का, वहाँ से ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो ये पैरासिटिज्म भी आप वहाँ से पढ़ सकते हो। प्रोटोजोआ के पैरासाइट फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर सेकंड के अंदर ये सारे जीव मिल जाएंगे, लिशमेनिया, ट्रेपेनोसोमा, एंट अमीबा, हिस्टोलाटिका। किसी बच्चे को नोट्स किताब के समझ में दिक्कत है, बीएससी फर्स्ट ईयर की किताब से समझने में दिक्कत है, तो वो नोट्स भी ले सकता है बीएससी फर्स्ट ईयर के। संपर्क कर लें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो वहाँ से बीएससी फर्स्ट ईयर के नोट्स आपको इन्वर्टिब्रेट के मैं अवेलेबल करवा दूँगी, तो वहाँ से आपको सब समझ में आ जाएगा, और क्या पढ़ना है वो भी हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब हेलमेंथ प्रोटो पैरासाइट्स जो होते हैं, हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज, उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। अब उनके क्या है, जैसे इनके अंदर सिलेबस के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है, कुछ जीवों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए साइकोस्टोमा, एक तो ये है। यहाँ पर ये जो जीवों के नाम दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। अब ये बेडबग है, फ्लीज है, लाइस है, आर्थ्रोपोडा पैरासाइट है, ये पूरी यूनिट क्या है, पैरासाइट पर है। पैरासाइट प्रोटोजोआ के हैं, हेलमेंथीज के हैं, आर्थ्रोपोडा के हैं, और इनके पैरासाइट कौन कौन से होते हैं, क्या रोग करते हैं, कैसे इनका लाइफ साइकिल होता है, वो चीज़ हमें पढ़नी है। और इससे क्या हो जाएगी, हमारी 5 यूनिट हो जाएगी। आपको लग रहा है कि भाई मैं जल्दी जल्दी में बोल रही हूँ, पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चों आपके पास इंटर चॉइस बहुत ज़्यादा है। मैंने सार के तौर पर आपको ये बताया कि बीएससी फर्स्ट ईयर की जो इनवर्टिब्रेट की किताब है
वो आपके लिए रामबाण है, फर्स्ट ईयर की किताब। जिस बच्चे को दिक्कत है वो संपर्क कर लेंगे और इनवर्टिब्रेट्स के नोट्स ले सकते हैं सरल भाषा के अंदर, और वहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैं कहती हूँ पहली और दूसरी किताब इनवर्टिब्रेट की पूरी पढ़ देना, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा। यहाँ से नाम से जो टॉपिक आप देख रहे हो ना, वैसा कभी नहीं मिलता। आप सोचोगे कि ये सिलेबस के अंदर जैसा टॉपिक है वैसा मुझे मिल जाएगा कहीं, तो वैसे नोट्स कहीं नहीं मिलते, मेहनत करनी पड़ती है तब नोट्स बनते हैं। और इसके लिए आपके पास अब इतना समय नहीं है कि हम मेहनत कर सकें, नोट्स क्रिएट कर सकें, लेकिन हमारे पास इतना है कि हम इसको पढ़ सकें, एक बनी बनाई चीज़ को, एक नियमों को पढ़ सकें, ताकि हमारा पेपर जो है वो अच्छा हो सके। घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी कोई दिक्कत डाउट हो तो कमेंट सेशन में आप ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।